प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 विकास का ही अगला भाग है। यह दूसरा भाग है। इसमें आज आप सभी विकास के प्रमुख घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, विकास के घटक विकास की जीवन रेखाएं होती हैं, विकास का प्रमुख अंग होती हैं और विकास के मानकों को पूरा करने वाले तत्व होते हैं विकास के घटक। विकास गुणवत्ता परक होना चाहिए, विकास पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, विकास में धारणीयता होनी चाहिए, विकास में स्थिरता होनी चाहिए, विकास समता युक्त होना चाहिए और विकास से मानव समुदाय सशक्त होना चाहिए। ऐसा विकास यदि होता है तो विकास सफल माना जाता है। अन्यथा एक तरफ विकास होता है तो दूसरी तरफ हम विनाश की तरफ जाते हैं। एक तरफ हम यदि उन्नत करते हैं तो दूसरी तरफ हमारा अवनति होता रहता है। आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विकास हम चाह रहे हैं, जो विकास की गति विकास की रफ्तार में हम चल रहे हैं, वह एक तरफ तो हम आर्थिक उन्नति कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारी अवनति हो रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हम घरों में कैद हो गए हैं, तो यह विकास का ही दुष्परिणाम है। आज हम होड़ लगी हुई है विकास की कि हमारा आर्थिक स्तर सबसे ऊंचा हो जाए, विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली देश, हम सशक्त देश बन जाएं, सब पर राज करने की इच्छा, सबसे अधिक धन कमाने की इच्छा। तो इस होड़ में हम नैतिकता को भूल जा रहे हैं, लोगों के स्वतंत्रता को भूल जा रहे हैं, पर्यावरण का कहाँ हमारे द्वारा हानि हो रहा है, कहाँ नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे अनेक अनैतिक कार्य विकास की होड़ में जाने अनजाने में हमारे द्वारा, हमारे देश के लोगों के द्वारा होते जा रहे हैं। तो विकास के प्रमुख घटकों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी होगा और हमारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होगा, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे वह दूसरा व्यक्ति हो या दूसरा समुदाय हो। सभी लोग निरंतर साथ साथ सशक्त होकर चलते रहेंगे और इस प्रकार से जो विकास के लक्ष्य हैं, जो विकास के मानक हैं, जो विकास के मानदंड हैं, वो भी पूर्ण होते रहेंगे। तो विकास का पहला जो घटक है वह है आय। भाई बहनों, यदि हमारे पास अच्छी आय के साधन हैं, इनकम है अच्छी, तो हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को उसके माध्यम से खरीद सकते हैं। यदि हमारे पास आय अच्छी नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। आय ना होने के कारण चिंता और अनेक प्रकार की बीमारियां भी हमारे शरीर को घर कर जाएंगी। दूसरा, हमें जो चाहिए, हमारे जो उत्थान के लिए जो दैनिक उपयोग की सामग्री चाहिए, जो स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं चाहिए, वह कम आय होने के कारण या आय ना होने के कारण हम उसे नहीं खरीद पाएंगे, उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, कार्य करने की क्षमता घटेगी। और हम समाज में भी आय जो मानक है वो समाज में सम्मान दिलाने वाला है। यदि हमारी आय अच्छी है तो समाज में सम्मान मिलता है, यदि हमारी आय कम है तो उसी हिसाब से समाज में और हमारा जीवन स्तर होगा, उस जीवन स्तर के कारण हमसे लोग व्यवहार करेंगे। इसलिए सम्मान से जीने की इच्छा और सभी वस्तुओं के उपभोग की इच्छा और उत्तम स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के सभी साधनों को पूर्ण करने की इच्छा तभी पूरी हो पाएगी जब हमारे पास उत्तम आय के साधन रहेंगे। इसलिए आय विकास का एक प्रमुख घटक होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। इसको अनदेखी करके हम विकास
की परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आय भी हमारा नैतिक आधार पर होना चाहिए, आय अनैतिक नहीं होना चाहिए। हम परिश्रम से और बुद्धिमत्तापूर्ण से हम अपने आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जिससे हमारे आय के मार्ग से, हमारे आय के साधन से किसी दूसरे की आय ना बाधित हो, किसी दूसरे को कष्ट ना पहुँचे, किसी दूसरे की हानि ना हो। आय के तो तमाम साधन हैं, चोरी करना, मिलावट करना, तो इससे जो है क्या होता है, हमारी आय तो बढ़ती है, हम तो विकसित होते हैं, लेकिन एक समुदाय को हानि पहुंचती है। दवा में मिलावट कर देना, अनाज में मिलावट कर देना, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देना, इस प्रकार से जो धनार्जन होता है वह धनार्जन फलित नहीं होता है। वह कुछ समय के लिए तो विकसित आदमी को करता है, धनवान बनाता है, लेकिन आने वाले समय में वह एक तरफ तो दूसरे समुदाय को हानि पहुंचा रहा है, आने वाले समय में उसी के भुक्तभोगी शिकार हम भी हो जाते हैं। हम अगर मिलावट कर रहे हैं तो अगला भी मिलावट करने लगेगा और उस मिलावट के शिकार कहीं ना कहीं हम भी हो जाएंगे। यदि हम, जैसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीजन की चोरी हो रही है, तमाम प्रकार के जीवन दायनी इंजेक्शन की चोरी हो रही है, अन्य उपकरणों की चोरी हो रही है, तो यदि चोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके शिकार बन सकते हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे समुदाय के लोग भी शिकार बन सकते हैं। तो इसलिए आय एक विकास का उत्तम अंग है, घटक है, साधन है, लेकिन आय जो हमारी होनी चाहिए वह नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा जो आता है वह है समता। समता से जो आशय है कि बिना भेदभाव किए अवसरों की उपलब्धता, न जाति के आधार पर भेदभाव हो अवसरों में, जैसे नौकरी के अवसर हैं, शिक्षा के अवसर हैं, व्यापार के अवसर हैं, तो इन अवसरों को उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, तो ये से हम कहते हैं समता मूलक विकास। समता मूलक विकास अर्थात उन्नति के साधनों में, रोजगार के अवसरों में, व्यापार के अवसरों में, कृषि सुविधाओं के अवसरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, तो हम उसे समता मूलक विकास कहते हैं। जैसे आजकल लोन देने की बात है, तो लोन अधिकांश लोग जो किसान हैं बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, लेकिन वही किसान प्राप्त कर पाते हैं जो वास्तव में सशक्त हैं। गरीब किसान नहीं प्राप्त कर पाते। शिक्षा कहीं ना कहीं उनके साथ आड़े आती है। दूसरा, बैंक भी जो अमीर लोग हैं उनसे वो तालमेल बिठा करके, कमीशन ले करके और लोन दे देते हैं, तो जो जिसको आवश्यकता है लोन की उसको नहीं मिल पाता। इसीलिए डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का जो किसान सम्मान निधि में ये अपनाया गया है कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा, बिचौलिए उसमें कुछ ना ले पाएं। ऐसे ही जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन व्यवस्था उसमें भी हो गई है। तो ऐसे तमाम उपकरण सरकार अपना रही है जिससे गरीब किसानों को लाभ मिल सके। शिक्षा के अवसर में ऐसा ना हो कि जो गरीब किसान के पुत्र पुत्रियां हैं, उनके लड़के हैं, उनको शिक्षा न मिल पावे। जो अमीर हैं, जो रोजगार प्राप्त हैं, जो नौकरी पेशा में हैं, उन्हीं के संतानें केवल शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए भी तमाम प्रकार के शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में राशन की व्यवस्था है, ड्रेस की व्यवस्था है, और तो और प्रवेश कराइए तो कॉपी किताब भी मिलेगा और उसके बाद छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था सरकारें दे रही हैं। इसके लिए हमें समाज को जागरूक करना चाहिए ताकि सबको अवसर शिक्षा का मिले और शिक्षा के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मिले। रोजगार के अवसरों में जैसे जाति के आधार पर तमाम प्रकार की रोजगार के अवसरों में भिन्नताएं की जाती हैं, उन भिन्नताओं को समाप्त करना चाहिए। और यदि ऐसे ही
भिन्नताएं काफ़ी समय तक रहीं तो हम एक वर्ग को तो ऊपर उठा देंगे, फिर दूसरा वर्ग नीचे चला आएगा, निम्न हो जाएगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए रोजगार में, शिक्षा में किसी भी प्रकार का आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। आरक्षण ऐसा होना चाहिए जो लोगों को ऊपर उठा सके। जिनको हम आरक्षण दे रहे हैं उनमें भी ऐसे वर्ग हैं जो नौकरी पेशा में हैं, जो ऊपर उठ गए हैं, जो विकसित हो गए हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है, अन्य को लाभ नहीं मिल रहा है। तो उनको लाभ कैसे मिले, यह सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से समता मूलक समाज की स्थापना करना, रोजगार में, शिक्षा में, व्यापार में, कृषि में, हर स्तर पर जो अवसर मिले वो सबको समान रूप से मिले, यह सुनिश्चित करना, यही समता है। विकास में समता, इस समता विकास का एक प्रमुख घटक है। दूसरा है सतत पोषणीय, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय अर्थात जो विकास हो वो लगातार पोषण युक्त हो। ऐसा ना हो कि यदि हम वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास का कार्य जो निर्धारित कर रहे हैं, विकास के जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, वो केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए हो, आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाए। तो सतत पोषणीयता अर्थात सतत पोषणीय विकास, विकास का एक प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी लाभ देने की बात सुनिश्चित की जाती है। और साथ में विकास में धारणीयता भी सतत पोषणीयता का एक अंग है। धारणीयता से तात्पर्य ऐसा कि स्थिरता, विकास में स्थिरता हो। जैसे हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, खनिज पदार्थों का खनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण के साधनों का उपयोग कर रहे हैं जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त हैं, जल हैं, खनिज हैं, वायु हैं, तमाम प्रकार के और ऊर्जा के संसाधन हैं, लेकिन इनके प्रयोग के द्वारा हम विकास तो कर रहे हैं, परंतु कहीं इस विकास में उनको तो क्षति नहीं पहुंच रही है। आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा विकास तो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा विकास हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाना और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना। आज पर्यावरण को अनेक प्रकार की क्षति पहुंची है हमारे विकास के द्वारा, जैसे ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग और अनेक प्रकार के प्रदूषण। ये विकास के ही दुष्परिणाम हैं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम विकास कर रहे हैं वो विकास में धारणीयता नहीं है, धारणीयता युक्त विकास नहीं, इसलिए उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। आज जो अनिश्चित काल में वर्षा हो रही है, जो इतनी अनिश्चित गर्मी पड़ रही है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तमाम प्रकार के फंगस और पर्यावरण में घुल मिल गए हैं। तो इस प्रकार नदियां प्रदूषित हो गई हैं, वायु प्रदूषित हो गया है। तो इस प्रकार का जो हम विकास कर रहे हैं, इस प्रकार की जो उन्नति कर रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ी के लिए और भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाली है। तो ऐसा विकास ना हो, विकास में स्थिरता हो, बिना पर्यावरण को संकट पहुंचाए विकास हो, तो वो धारणीयता युक्त कहलाएगी, स्थिरता युक्त कहलाएगी, सतत पोषणीय विकास कहलाएगी। अगला है उत्पादकता। उत्पादकता विकास का एक प्रमुख घटक है। यह मानव विकास के प्रतिमान का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके द्वारा अपने देश की जनसंख्या को उत्पादनशील बनाना। विकास हम ऐसा करें कि हमारी जनसंख्या उत्पादनशील बने। जनसंख्या अर्थात मानव का कौशल बढ़े,
उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उसके तार्किक क्षमता का विकास हो, उसके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, इस पर ध्यान देना हर देश का ये काम होना चाहिए कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण को उत्तम बनाए, जनता पर निवेश करे, जनता के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए धन खर्च करे, तब जनता उत्पादक बनेगी। क्योंकि यदि जनता स्वस्थ नहीं रहेगी देश की, यदि वह प्रशिक्षित नहीं रहेगी, कौशल युक्त नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा उत्पादन कार्य नहीं हो पाएगा। बीमार व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देश की सरकारों को, हर देश की सरकारों को, एक देश की बात नहीं हो रही, हर देश की सरकारों को अपने जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और उत्तम मानसिक स्थिति के द्वारा गुणवत्ता बढ़ाने पर निवेश करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तब जनता उत्पादक बनती है और विकास का एक प्रमुख अनिवार्य घटक है उत्पादकता। जनता यदि स्वस्थ रहेगी तो वह व्यापार अच्छा करेगी, जनता यदि प्रशिक्षित रहेगी तो वह अच्छा ज्ञान बांटेगी, अच्छे ज्ञान के द्वारा नई तकनीकों का प्रयोग करके और धारणीयता युक्त विकास करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से शिक्षा प्रशिक्षण के द्वारा जनता की उत्पादकता बढ़ाना। अगला है सशक्तिकरण। अंत में जो सशक्तिकरण है वह विकास का एक अंतिम लक्ष्य है। ऐसा हम कह सकते हैं, अंतिम लक्ष्य सशक्तिकरण है। हम विकास के इन चारों अंगों को अपना करके और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सशक्तिकरण को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह सशक्तिकरण मानव विकास के प्रतिमान को निश्चित करता है, निर्धारित करता है। सशक्तिकरण से आशय कि लोग अपनी मर्जी के व्यवसाय चुनने और अपने मर्जी के, अपने स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने, चुनने, रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। ऐसा विकास करें, ऐसा हम उत्पादकता जनता में लावें कि वह जनता अपने इच्छा से अपने व्यापार, अपने रोजगार, अपनी और रोजगार का चयन कर सके और रोजगार उत्पन्न कर सके। ऐसा नहीं कि देश की जनता सरकार पर आश्रित रहे, सरकार की नीतियों को कोसें, ऐसा नहीं। जनता को इतना योग्य बना देना कि वह स्वतंत्र होकर के और अपना व्यवसाय कर सकें और अपना रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकें। तो यह सशक्तिकरण कहलाता है। राजनैतिक स्वतंत्रता भी सशक्तिकरण का एक माध्यम है। आर्थिक उदारीकरण भी सशक्तिकरण का एक अंग है। यदि हम तमाम प्रकार की पाबंदियां व्यापार में, रोजगार में लगाएंगे तो उन पाबंदियों के कारण जनता स्वतंत्र रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगी, अपनी आर्थिक उन्नति नहीं कर पाएगी। इसलिए आर्थिक उदारीकरण भी आवश्यक है, राजनैतिक उदारीकरण आवश्यक है। साथ साथ जनता को भी समझदार होना होगा, जनता को भी अनिवार्य रूप से अपने हित और देश हित की बात सोचनी होगी, अन्य अपने समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के हित की बात सोचनी होगी। तब जाकर के विकास के जो प्रतिमान हैं, विकास के जो घटक हैं उनको और विकास के जो लक्ष्य हैं उनको हम पूर्ण कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।